आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इस लेक्चर में हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी। चलिए शुरू करते हैं। कॉमनसेलिज्म का पैराग्राफ है, शुरू यहाँ से परहैप्स से। तो शायद मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एबिलिटी है कि वो सेंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग को, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंटल स्टिमुली। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑब्वियस का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा आसानी से पहचान में आने वाला जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कॉन्शियसनेस है। यानी कि और जो हमने अब तक देखे वो तो इस तरह के थे कि हमें उनमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी पहचानने के लिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। जैसे कि ग्रोथ था, तो ग्रोथ में भी हमें देखना पड़ रहा था कि ग्रोथ एक्सटर्नल है या इंटरनल ग्रोथ है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन में भी हमें ये देखना पड़ रहा था कि वो जो एक जैसे कि नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर 1 से 2 टुकड़ों में टूट गए तो उसे हम क्यों लिविंग नहीं कह रहे। और अगर रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग में जब होती है तो गैमेट बनते हैं, सेक्चुअली रिप्रोडक्शन उससे बनती है। या फिर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बॉडी सेल से बनी हुई है, और सेल जो है वो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ही दिखेगा। ऐसे तो हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि कौन चीज़ सेल से बनी हुई है और कौन सी नहीं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के हम देख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि शायद मोस्ट ऑब्वियस यानी सबसे आसानी से समझ में आने वाली जो फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कॉन्शियसनेस है। लेकिन आगे उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि हम, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी टेक्निक, कैसी टेक्निक से ये काम करते हैं कि वो अपने सराउंडिंग को महसूस कर सकते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप क्लास में बैठे हुए बच्चे ज़्यादातर जो है जब लाइट आती रहती है तो कुछ नहीं, जैसे लाइट भागती है तो शोर मचाते हैं। तो उन्हें पता लगा ना कि उन्होंने सेंस किया कि अब लाइट नहीं है, लाइट में चेंज आ गया, पहले लाइट थी अब नहीं है। तो इस तरह से जो लिविंग है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसान ही नहीं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग को सेंस करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंगस हो, चाहे मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, और वो एक सूटेबल रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं उस इन्वायरमेंटल स्टिमुली के लिए। अब वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरह का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। फिजिकल का एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ, फिजिकल का मतलब जो अभी मैंने समझाया, लाइट का होना या ना होना, मान लो लाइट का होना ना होना, लाइट जो है वो एक फिजिकल स्टिमुलस है। केमिकल का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई एसिड डाल दिया, तो एसिड एक केमिकल है, तो उससे आपका जहाँ भी जिस पार्ट पे आपके डाला वो जल सकता है, तो उससे आपको जलन महसूस होगी और आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बायोलॉजिकल जो स्टिमुलस है, बायोलॉजिकल का मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मूवमेंट करेगा हमारे आसपास, कोई मान लो कोई इंसान हमारे पास आ रहा है या कोई जानवर हमारे पास आ रहा है, तो हमें पता लगेगा, हम उसे सेंस कर पाएंगे कि कोई हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये सब काम जो एक ऑर्गेनिज्म करता है वो किसकी मदद से करता है? अपने सेंस ऑर्गन की मदद से। अब प्लांट जो हैं उनके लिए क्या क्या इन्वायरमेंटल स्टिमुली होते हैं, वो है लाइट, यानी कि लाइट का मतलब है सनलाइट, कि सूरज की रोशनी अगर होगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सूरज की रोशनी नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ऐसे ही वाटर, वाटर अगर ज़्यादा होगा या होगा तो वो ग्रो करेंगे अच्छे से और उनकी पत्तियां जो हैं वो हरी भरी रहेंगी। अगर पानी की कमी हो जाएगी वाटर की, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली पड़ने लगेंगी या फिर सूख जाएंगी पानी की कमी से, और
गिरने लगेंगी, उनकी ग्रोथ भी रुकेगी। इसी तरह से टेम्परेचर भी लाइट की तरह है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं कुछ प्लांट्स की, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो पत्तियां हरी भरी रहेंगी। तो और प्लांट जो हैं वो पोल्यूटेंट्स के लिए, यानी कि अगर हवा में कोई ऐसी पोल्यूटेंट गैस है जिससे प्लांट को नुकसान होगा तो वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की पत्तियों पे फर्क पड़ता हुआ हमें नज़र आएगा अगर पोल्यूटेंट हो गई। इसी तरह से वाटर में अगर पोल्यूटेंट यानी केमिकल्स, जिस मिट्टी में वो उगा हुआ है कोई प्लांट, उस मिट्टी में जो हमने वाटर डाला उसमें केमिकल्स थे, तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ पे बहुत तरह से फ़र्क पड़ेगा, जो हमें नज़र भी आएगा उसमें होता हुआ। तो वो उसका रिस्पॉन्स होगा प्लांट का जो हमें नज़र आएगा। इस तरह से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिस तरह से प्लांट कर रहे हैं, एनिमल कर रहे हैं, इसी तरह प्रोकैरियोट से लेके जो कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सभी के सभी सेंस कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल क्यूज़ को। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि सनलाइट कितनी देर तक निकलती है। जैसे कि फोटो पीरियड जो है गर्मियों में, समर सीजन में लंबा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा समय तक सूरज निकलता है, और यही फोटो पीरियड जो है वो कम हो जाता है सर्दियों में। तो इससे रिप्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है सीजनल ब्रीडर की, यानी जो सीज़न, जैसे सर्दी वाले सीज़न में जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनको फ़र्क पड़ेगा कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे गर्मी में। यानी फोटो पीरियड जो है वो सीजनल ब्रीडर की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके रिप्रोडक्शन पे फ़र्क डालता है। यानी कि कोई अगर स्पीशी ऐसी है जो सिर्फ गर्मी में ही रिप्रोड्यूस करना चाहती है तो वो सर्दी में नहीं करेगी। तो ये फोटो पीरियड की वजह से ही सर्दी गर्मी आती है, और जिसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्शन पे, सीजनल ब्रीडर्स की। सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो केमिकल्स को हैंडल करते हैं जो उनके अंदर जाते हैं, यानी कि जो भी केमिकल हमारी बॉडी में जाता है वो हमारी बॉडी उसको हैंडल करती है, हम ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें हैंडल करते हैं, यानी हमारे काबू में है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर अवेयर, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अवेयर हैं, यानी कि जागरूक हैं अपने सराउंडिंग में, यानी कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है उसके बारे में सब ऑर्गेनिज्म जानते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो हैं वो एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के बारे में भी जानता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसका मतलब ये है कि जो और ऑर्गेनिज्म हैं वो तो सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को देख सकता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको भी देख सकता है। जैसे कि कोई जानवर होता है, वो बीमार होगा तो वो ना ही डॉक्टर के पास जाएगा, ना ही वो अपना कोई इलाज सोचेगा, वो तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बस तकलीफ में गुजारते गुजारते और वो मर जाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो हैं, अगर वो खुद को कोई उन्हें तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये खुद के बारे में भी सोच सकते हैं, ये अपने बारे में भी अवेयर हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है। यानी अगर किसी के अंदर कॉन्शियसनेस पाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो लिविंग है, जिसमें नहीं पाया जा रहा वो नॉन लिविंग है। लेकिन ये बात जब ह्यूमन बीइंग्स पे आती है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लिविंग स्टेट को समझाना। जैसे कि कोई पेशेंट अगर कोमा में है तो हॉस्पिटल में जब कोमा में होता है तो उसके हार्ट को और लंग्स को एक मशीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, और या फिर अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड है, यानी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन दिल और जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो काम कर रहे हैं, तो पेशेंट जो है वो खुद के लिए कॉन्शियस नहीं रहता, यानी सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहता। तो उस स्टेज में हम इस प्रॉपर्टी को ये नहीं कह सकते कि ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस अभी नहीं है। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी सेल से मिलके बनी है इसलिए वो लिविंग है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसलिए वो लिविंग है। क्योंकि जब वो कोमा में होता है, जब भी केमिकल रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी में वो चलती रहती हैं, और हमारी बॉडी सेल से मिलके जो बनी है वो तो सेल से मिलके ही बनी रहेगी, चाहे बॉडी लिविंग हो, यानी कि अगर बॉडी जिंदा है जब भी, अगर डेड हो गई बॉडी जब भी। बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सेल से ही मिलके बना हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म नहीं हो सकता ना। इसलिए ये समझ लें कि अगर कोई कोमा में है पेशेंट तो उसकी डिफाइनिंग फीचर जो है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो 3 की बजाय 2 ही रह जाती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम एक ऐसे इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग की, जो कोमा में नहीं है, उसके लिए 3 डिफाइनिंग फीचर हैं। पहली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी मेटाबॉलिज्म और तीसरी कॉन्शियसनेस भी। लेकिन कोमा वाले में कॉन्शियसनेस नहीं रहती डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं रहता। कोमा स्टेट जब उसके ज़िंदगी में ऐसी स्टेट आती है कोमा वाली, तो वो कॉन्शियसनेस उसकी खो जाती है। इस वीडियो में और क्या करूँ, in higher classes you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जो सभी लिविंग फिनोमेना होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शंस की वजह से हैं। अब अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शन क्या है उसको समझने के लिए आपको बस इस पूरे पैराग्राफ में एट ऑल द लेवल्स तक जो बात है वो सारी बात समझ में आ जाएगी, अगर आपने इस अंडरलाइनिंग इंट्रैक्शन का मतलब समझ लिया तो। उसको समझने के लिए आपको एक कहानी को सुनना पड़ेगा, और वो बहुत सुनी हुई कहानी है, आसान कहानी है। एक किसान के 4 बेटे होते हैं। 4 बेटे जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक साथ नहीं रहते, जिसकी वजह से मोहल्ला पड़ोस जो है उनका, वो उस बात का फ़ायदा उठा के एक एक बेटे को उसके परेशान करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो किसान उन चारों लड़कों को बुलाकर समझाने के लिए कि भाई चारों एक साथ रहा करो, वो वैसे तो उसकी बात कभी उन्होंने सुनी नहीं, मानी नहीं, लेकिन वो क्या क्या काम करा उसने उन्हें बुलाया और बुला के चारों लड़कों को एक लकड़ी दे दी, दूसरे को दूसरी लकड़ी, तीसरे को तीसरी, एक सिंगल और चौथे को एक चौथी सिंगल लकड़ी दे दी, और उससे कहा, उन सब से कहा कि इसे तोड़ के दिखाओ लकड़ी को। उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि वो अकेले अकेली लकड़ी थी तो कमज़ोर थी, पतली थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी। अब उसने कहा, चारों को उन्हें 4 बंडल बना के दिए, 4-4 लकड़ी के। एक ही बंडल में 4 लकड़ी रखी, एक बंडल में 4, इस तरह से 16 लकड़ियों के 4 बंडल बनाए और चारों अपने बेटों को दे दी। उसने कहा, अब इन्हें तोड़ के दिखाओ। तो वो चारों कोशिश करते रहे, लेकिन उनसे वो लकड़ी नहीं टूटी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये 4 लकड़ियाँ एक साथ मिलके मजबूती इनकी बढ़ गई, इसी तरह से तुम भी बच्चों आपस में एक दूसरे से मिल के रहा करो, तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं टिश्यू की, जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी जिन सेल से मिलके वो बने हुए हैं उन सेल में नहीं पाई जाती वो प्रॉपर्टी। लेकिन जब कई सारे सेल मिलते हैं, एक टिश्यू को बनाते हैं, तो एक नई तरह की प्रॉपर्टीज़ जन्म लेती हैं, बन जाती हैं। यानी कि एक सेल मैंने लिया, उसके अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि वो पंप कर सके, जैसे कि हार्ट ब्लड को पंप करता है। लेकिन जब वो कई सारे सेल मिलके एक हार्ट बनाया, उन्होंने एक टिश्यू बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया, तो उस ऑर्गन या उस टिश्यू में जो खूबियाँ आई वो उसके उन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं पाई जा रही थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो, और इसी फिनोमिना को, यानी कि कई सारे सेल के इंटरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ अराइज हुई, इसी बात को कह रहे हैं कि अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। सेलुलर, इसी तरह से जो एक सेल है वो कई सारे सेलुलर ऑर्गेनेल से मिलकर बनता है, जो इसी और सेलुलर ऑर्गेनेल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो एक सेल के अंदर होती है। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये फिनोमेना काम करता है, यानी कि अगर सेल है
सेल से ऑर्गन बनाएंगे तो ऑर्गन में, सेल से टिश्यू बनेगा तो इस टिश्यू में ज़्यादा प्रॉपर्टी आएंगी, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन में उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। तो इस बात का बस यही मतलब था कि अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन के मिलने जुलने से प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अलग अलग शक्ल के, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेके और यहाँ तक जो सारी की सारी लाइंस हैं उनका मतलब कोई ख़ास नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही नीट में और ना ही बोर्ड में। ये एक आम बात है ताकि हम इसे समझ सकें। एक आम बात है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने चारों ओर देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट यानी कि मक्खी, मच्छर, कीड़े, छोटे मोटे कीड़े, कॉकरोच, ऐसे ये इंसेक्ट में आते हैं, ये देखने को मिलेंगे। बर्ड्स जैसे कि कबूतर, चिड़िया, अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। पेट्स देखने को मिलेंगे, कैट्स, डॉग्स, जो हम पालतू जानवर हैं जिन्हें हम पालते हैं, और दूसरे एनिमल्स भी हमें देखने को मिलेंगे और दूसरे प्लांट भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, वो लेकिन हमारे चारों ओर हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर हम एरिया को बढ़ाने लगें, यानी कि अगर हम अपने घर में देखें तो हमारे घर में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कम टाइप के पाए जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने एरिया में, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ थोड़े नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी टाइप जो है वो बढ़ जाएगी, अलग अलग टाइप के पाए जाने लगेंगे। अगर हम जिस शहर में रहते हैं उसका देखें या जिस स्टेट में रहते हैं उसका देखें, फिर हम अगर जिस देश में, इंडिया में देखें तो पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर अगर हम पूरी वर्ल्ड में देखें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और भी बढ़ जाएंगे। ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और हाँ, अगर हम एक डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी हमें देखने को डाइवर्सिटी, और अगर हम ऐसे फॉरेस्ट में जाएंगे जहाँ डेंसिटी कम है तो वहाँ पे हमें कम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब जो डाइवर्सिटी है यानी कि जो अलग अलग शक्लें या अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं, अलग अलग टाइप जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी दुनिया में, वो कितनी है? वो है 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख तरह के ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी इतनी है, कितनी? 1.7 से 1.8। यहाँ पे दे भी रखा है कि द नंबर, यानी कि नंबर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, या ये नंबर, या फिर कितनी टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्लांट और एनिमल्स की जो टाइप हैं वो मिलियंस में है, यानी कि अभी बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो 17 से 18 लाख टाइप के हैं। और उन अलग अलग टाइप के एनिमल्स को हम, अलग अलग प्लांट्स को हम अपने अलग अलग एरिया में, अपने आउन एरियाज़ में हम अलग अलग लोकल नेम से उनको जानते हैं। यानी कि अगर कोई एक मैंगो का ट्री है, उसको हम अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें, जैसे दिल्ली, हरियाणा, ये नॉर्थ इंडिया है, तो इसमें अगर हम बात करें, मान लो उसका नाम एक्स अगर है, सपोज करो मैंगो ट्री का, तो वो साउथ इंडिया में वो उसका नाम वाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ की बोली अलग है, वहाँ लैंग्वेज अलग इस्तेमाल हो रही। तो अगर मान लो कोई एक इंसान ये चाहता है कि मैं ये देखूं कि इंडिया में मैंगो की कितनी टाइप पाई जा रही है, कितनी स्पीशी है मैंगो की, तो वो ये सोचेगा इस हिसाब से। अगर हम उसे लोकल नेम है, वो मान लो हमारे से उनने आके पूछा, भाई नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया वालों ने जवाब दिया, भाई यहाँ मैंगो की जो टाइप है वो एक्स टाइप है, उसका नाम एक्स है हमारे लिए, तो और वो ही
आदमी दूसरी जगह गया साउथ इंडिया में, उन वहाँ वाले और लोगों ने बताया भाई हमारे यहाँ तो वाई नाम का मैंगो पाया जाता है, लेकिन हकीकत में वो है एक ही मैंगो, सेम टाइप का है, लेकिन क्योंकि यहाँ अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए अलग है उसका नाम, यहाँ वालों के लिए अलग नाम है उसके लिए, क्योंकि वो लोकल नेम बताया उन्होंने। तो इस हिसाब से जो आदमी आएगा वो कहेगा भाई 2 टाइप के पूरे इंडिया में पाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इस हिसाब से तो 2 टाइप के हो गए, लेकिन हमें पता, जिसको ये पता है कि ये दोनों नाम, ये वाला एक्स और वाई, ये सेम मैंगो की स्पीशी के लिए है, तो उसको पता है ये 2 टाइप के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही टाइप के मैंगो पाए जा रहे हैं, मैंगो ट्री। तो इसलिए कंफ्यूजन होती है इस तरह के लोकल नेम को इस्तेमाल करने से। तो एक हमें ऐसा नाम चाहिए हर एक स्पीशी का जो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेम रहे, वेरी ना करे, क्योंकि जो लोकल नेम्स होते हैं वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। अगर हम बात करें सिर्फ एक कंट्री की ही, तो उस कंट्री में ही अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पता नहीं एक ही मैंगो की स्पीशी के कितने नाम होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग बोली अलग होती है। जैसे कि हम हिंदी शुद्ध नहीं बोलते, ना ही हम उर्दू अगर कोई बोलता है तो वो शुद्ध नहीं बोलता, वो मिली जुली अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ ना कुछ बोली बना लेते हैं। तो इसलिए अलग अलग बोलियों में अलग अलग नाम, अलग अलग स्पीशी के, चाहे वो प्लांट की हो एनिमल की, पाए जाते हैं। तो हमें एक ऐसे नाम को देने की ज़रूरत पड़ी जिसे हमने साइंटिफिक नेम कहते हैं, जो कि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओ वो एक ही रहेगा। अगर एक स्पीशी है उसके लिए वो एक ही होगा, दूसरी स्पीशी के लिए दूसरा हो सकता है, लेकिन सेम स्पीशी के लिए वो सेम ही रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेम नेम दिया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सेम स्पीशी को। इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि इस तरह का नाम देना जो वेरी ना करे पूरे वर्ल्ड में। जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से, अब पहले देखो आम भाषा में मैं समझाऊं, आम हमारी ज़िंदगी में हम किसी को नाम देते हैं तो वो किस तरह देते हैं। सबसे पहले नाम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके बारे में कि वो है क्या। पहले हमें उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा उस चीज़ को, उस इंसान को। जैसे कोई इंसान का बच्चा है, तो मान लो अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम देने के लिए हमें पहले डिस्क्राइब करना होगा सही से, करेक्टली, कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। यानी लड़का है तो अलग नाम देंगे, लड़की है तो अलग। तो पहले हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा। फिर हम उसकी जाति भी देखेंगे कि कौन सी जाति का है, तो उसके हिसाब से उसके नाम के बाद में वही लगेगा, शर्मा लगना है, चौधरी लगना है, जो भी लगना है। तो इस तरह से पहले लेकिन हमें डिस्क्राइब करना होगा उसके बारे में सही से कि वो किस जेंडर का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, उस हिसाब से ही उसका नाम दिया जाता है। ये तो नहीं है कि लड़के का नाम लड़की को दे दो या लड़की का लड़के को। तो पहले उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसी तरह से सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका साइंटिफिक नेम देने के लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं, कुछ और फीचर देखने पड़ते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करना पड़ता है करेक्टली। और इसी करेक्टली डिस्क्राइब करने को, यानी कि उसको पहचानने के प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यानी हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन है, इसके अंदर कैसे कैसे फीचर पाए जाते हैं। तो यानी किसी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वो उसकी खूबियों के बेसिस पे दिया जाता है कि उसमें क्या खूबी है, क्या उसके अंदर कमी है, उस हिसाब से नाम दिया जाता है। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई तरह के अलग अलग प्लांट को अलग, एनिमल को अलग नाम देने के लिए अलग अलग प्रोसीजर बना दिए हैं। यानी कि प्लांट को ना, अगर हम कोई साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक रूल उन्होंने दिए हैं, रूल और क्राइटेरिया दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं और क्राइटेरिया दिए हैं, जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इस प्रोसीजर के अंदर ये सारे लॉ बताए गए हैं, यानी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं और क्राइटेरिया, यानी जिसको हमें चेक करना है नाम देने से पहले। इन प्रिंसिपल्स को, इन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा हमें, जब भी हम
किसी प्लांट को नाम दे सकते हैं, साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एनिमल को हमें साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना है तो हमें इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN को फॉलो करना पड़ेगा, जब हम किसी एनिमल को नेम प्रोवाइड कर पाएंगे। साइंटिफिक नेम जो है वो इस तरह से दिया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, और जो नाम है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऐसे ही नहीं दिया जाता बल्कि उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हमें इस तरह से नाम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को कि मान लो किसी की अगर तुमने खूबियाँ तुम्हें पता लग गई और तुम्हें पता है कि इस तरह की खूबियों वाले को साइंटिफिक नेम ये दिया जाता है, तो आप खुद ब खुद उसका नाम बता सकते हो। यानी कि अगर जैसे कि आम तौर पे मैं बताऊं, जैसे जिसके पास पर होते हैं हम उसे परिंदा कहते हैं। इसी तरह से क्योंकि हमें पता है जिसके पास पर है उसको परिंदा कहते हैं। इसी तरह से जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि इस तरह की खूबियाँ रखने वाला जिसका डिस्क्रिप्शन इस तरह का है ऑर्गेनिज्म का, तो उसका नाम क्या होगा। तो यही कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का उन्हें डिस्क्रिप्शन बता दिया गया तो उसका जो सही नाम है, एक ही नाम, उसी पे वो इंसान पहुंचेगा, वो समझ जाएगा कि इसका नाम यही है डिस्क्रिप्शन से ही सिर्फ। और साइंटिफिक नेम जो है उसे देते वक्त उसे देते टाइम ये बात भी हमें चेक करनी है कि वो इससे पहले किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दे दिया गया हो। ऐसा ना हो कि किसी ऑर्गेनिज्म ने पहले ही वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का हमने पहले भी रख दिया हो, अब दोबारा किसी और का रख रहे हो। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होगा, तो इसलिए पहले ये भी चेक करना है कि वो नाम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का हो ही ना, बिल्कुल भी आज तक किसी का रखा ही ना गया हो, ऐसा नाम देना है हमें। बायोलॉजिस्ट जो हैं पूरे यूनिवर्स में उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए किसी नॉन ऑर्गेनिज्म को जो पहले ही साइंटिस्ट ने बना दिए हैं, जैसे कि ICBN और ICZN। और उनमें से एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक लॉ जो है वो ये है, जैसे कि जो कैरलस लीनियस ने दिया था, वो क्या है कि हर नाम दो कंपोनेंट के साथ दिया जाना चाहिए, दो टुकड़ों में। जो पहला टुकड़ा है उसे हम जेनेरिक नेम कहेंगे, जो उस ऑर्गेनिज्म की जीनस को बताएगा, यानी कि वो किस जीनस से बिलोंग करता है। दूसरा उसके स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा, यानी वो कौन सी स्पीशी से बिलोंग करता है। और इस तरह के सिस्टम को जो नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दो कंपोनेंट के साथ, इस तरह के सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम कैरलस लीनियस है, जो तमाम बायोलॉजिस्ट जो हैं पूरे वर्ल्ड में फॉलो कर रहे हैं। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल पूरे दुनिया में किया जा रहा है बायोलॉजिस्ट के ज़रिए। नेमिंग सिस्टम जो है, दो वर्ड वाला फॉर्मेट जो है नेमिंग सिस्टम का, वो आसान है समझने में, क्योंकि उससे हमें उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशी भी पता लग जाती है और उसकी स्पीशी पता लग रही है और जीनस भी पता लग रही है। साइंटिफिक नेम किस तरह से दिया जाता है उसको समझने के लिए हम मैंगो का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैंगो को साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो मैंगिफेरा इंडिका दिया गया है साइंटिफिक नेम मैंगो को। और ये पूरा का पूरा मैंने जो ये रेड बॉक्स सा बना के दिखाया है, ये सारा नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तक जो हमने पढ़ा डाइवर्सिटी वाले में, उसमें बस इम्पोर्टेंट क्या था कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशी पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरे वर्ल्ड में। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये था कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया, यानी कि दो कंपोनेंट में हम किसी भी
ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे वो कैरेलस लीनियस साइंटिस्ट ने दिया। और ICZN और ICBN की फुल फॉर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि साइंटिफिक नेम मैंगो के लिए मैंगिफेरा इंडिका है, जिसमें मैंगिफेरा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, जबकि जो इंडिका है वो उसकी पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में बता रहा है। और ये नोमेनक्लेचर के जो रूल हैं वो यूनिवर्सली फॉलो होते हैं, कुछ और रूल भी नीचे लिखे हुए हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है यानी साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है और वो इटैलिक में लिखा जाता है इटैलिक में। इटैलिक का मतलब क्या है? इटैलिक का मतलब कुछ नहीं है, इटैलिक का मतलब है कि अगर हम इंग्लिश को इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं बुक में, जैसे कि सबकी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, यहाँ भी इसी तरह लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, तो हम इटैलिक फॉन्ट इसे कहते हैं कि हम टेढ़ा करके लिख दें इस तरह से। जैसे यहाँ इंडिका टेढ़ा लिखा हुआ है, वाइल सीधा लिखा हुआ है। इसी तरह मैंगिफेरा जो है वो टेढ़ा है, रिप्रेजेंट सीधा। इस तरह यहाँ मैंगिफेरा इंडिका जो है वो टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ है और सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो सीधे लिखे हुए हैं सारे वर्ड। तो ये इसलिए लिखा जाता है ताकि साइंटिफिक नेम, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पूरी बुक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो हमें अलग ही पता लग जाए कि एक अलग लैंग्वेज का वर्ड है, ये साइंटिफिक नेम है। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि लैटिनाइज होते हैं, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए जाते हैं, यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज में मैंगो की ट्री को कहते हैं हम, वो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। और लिखा किस तरह जाएगा? इटैलिक फॉन्ट में, यानी कि तिरछा करके। पहला वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा। दोनों के दोनों जो वर्ड हैं बायोलॉजिकल नेम में वो अगर हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन अगर होंगे, तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी कि हम उन्हें तिरछा नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे, लेकिन उनके नीचे इस तरह से मैंगिफेरा के अलग नीचे एक अलग लाइन, इंडिका के नीचे एक अलग लाइन, लेकिन इसे सीधा लिखेंगे तो टेढ़ा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम उसको प्रिंट करें, यानी कि जैसे कि किताब एक प्रिंटर से छपी हुई है, तो हम उसे इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, यानी कि तिरछा तिरछा करके लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। पहला जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी कि जीनस का जो पहला वर्ड है, जैसे मैंगिफेरा में ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें एम जो है वो कैपिटल लेटर है। लेकिन अगर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका में आई जो है वो स्मॉल लेटर है, स्मॉल अल्फ़ाबेट है। तो पहला वाला ये भी रूल याद रखना है, पहला वाला कैपिटल लेटर से होगा, दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाएंगे, यानी तिरछे करके लिखे जाएंगे। अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो हम उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया इस जगह पे। तो ये सारी बात हो गई रूल्स, क्या क्या फॉलो करने हैं लिखते वक्त, या फिर बायोलॉजिकल नेम को अगर हमें ढूंढना है किसी के लिए तो हम क्या करेंगे, हम लैटिन लैंग्वेज में उसी को ढूंढेंगे कि क्या कहते हैं। जैसे कि अगर हमें आम का नाम देना है तो हम आम को ढूंढेंगे कि लैटिन लैंग्वेज में आम को क्या कहते हैं, उससे हम उसका वही नाम हम उसका बायोलॉजिकल नेम रख देंगे। जो हमने ऊपर रूल पढ़े उनके अलावा एक रूल और भी है। वो रूल क्या कहता है कि मान लो कोई आम का पेड़ है, उसकी आम की कोई स्पीशी है, यानी कोई एक अलग किस्म का आम है। जैसे कि आम कई तरह के पाए जाते हैं, लंगड़ा, चौसा, अलग अलग तरह के आम है। मान लो कोई एक आम है, मान लो फॉर एग्जांपल आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो जो चौसा आम है उसके बारे में उसको हमने नाम दिया मैंगिफेरा इंडिका, मान लो चौसा आम का नाम है। और जो चौसा आम है मैंगिफेरा इंडिका, उसको सबसे पहली बार जो पहचाना, उसके बारे में जो बताया वो लीनियस साहब ने बताया। ये बात मान लीजिए, सपोज कर लो।
आसानी के लिए। लेकिन उन्होंने इंडिका जो स्पीशी है उसके बारे में बताया, ये हकीकत है। लेकिन मैं मानने के लिए कह रहा हूँ कि चौसा जो आम है, चौसा जो आम की किस्म है, उसको लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, कैरलस लीनियस। तो उसका नाम अगर हम उसके बायोलॉजिकल नेम में ऐड करना चाहें तो वो इस तरह से ऐड करेंगे कि हम मैंगिफेरा इंडिका लिखने के बाद, पूरा नाम जो हमने जो ऊपर रूल सीखे वो पूरे रूल को फॉलो करके, उसके बाद हम स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि जो स्पीशी का नाम है इंडिका, उसके बाद लिखेंगे और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो है ये एब्रीवेटेड फॉर्म है लीनियस की, पूरा लीनियस नहीं लिखा हमने, इसको शॉर्टकट में लिखा, और वो भी कैरलस लीनियस का सिर्फ लिन लिखा, लेकिन वो इटैलिक फॉन्ट में नहीं लिखा। ये भी बात याद रखने की है। उसके लिए बस हमें इस नाम के लिए हमें एक ही रूल, दो रूल फॉलो करने हैं। एक ये कि वो स्पीशी के नाम के बाद में आना चाहिए, यानी इंडिका के बाद में आया। दूसरा ये कि वो एब्रीवेटेड फॉर्म में हो। ये पेज यहाँ तक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नीचे जो है ये मैंने बना रखा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इससे नीचे का है, इसे यहाँ से ऊपर वाले को मिटा दूँ ताकि पहचान में आ सके कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें पढ़ना है यहाँ से, शुरू करना है यहाँ से। क्योंकि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के पाए जाते हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल बात है। ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि थंबनेल पे बताया गया था कि हर एक लाइन डिस्कस की जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहा हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट था, लेकिन शायद खुद को ना आता हो इसलिए नहीं पढ़ाया है। बच्चे कुछ कुछ बोलते हैं, इसलिए बता देता हूँ कि इन लाइनों में, यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं उनमें क्या डिस्कस करना है हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के पाए जाते हैं, उन्हें पढ़ना, उनकी स्टडी करना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक आसान काम नहीं है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन अगर हम इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाना चाहते हैं तो हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, बिना माइक्रोस्कोप की मदद लिए हम आसानी से ऑब्जर्व कर लें, ऐसे ऐसे करैक्टर को चुनें, और जो करैक्टर ऐसे हों जो हम आसानी से ऑब्जर्व कर लें, उन करैक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दें, और वो ग्रुप कन्वीनियंट कैटेगरीज होनी चाहिए। यानी कैटेगरी का मतलब क्या है? ग्रुप ही हो जाता है, कैटेगरीज का मतलब ग्रुप ही है, लेकिन वो कन्वीनियंट होने चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब है आसानी से समझ में आने वाले, हम आसानी से उन्हें ऑब्जर्व कर सकें कि हाँ ये इससे अलग है। यानी कि प्लांट और एनिमल जैसे दो अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं, इनको बच्चा हो या बड़ा हो आसानी से पहचान पाएगा कि कौन प्लांट है और कौन एनिमल है। इस तरह की कैटेगरीज को कन्वीनियंट कैटेगरी कहते हैं। इसी तरह से डॉग्स, कुत्तों के बारे में हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो प्लांट नहीं है, वो कुत्ता है। इसी तरह कैट के बारे में, बिल्ली के बारे में हम बिल्ली को भी आसानी से समझ सकते हैं कि वो बिल्ली जो है वो कोई प्लांट नहीं है, कोई डॉग नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है। इसी तरह इंसेक्ट को भी हम पहचान सकते हैं कि इंसेक्ट कैट से कितना अलग है, डॉग से कितना अलग है, प्लांट से कितना अलग है। तो इन अलग अलग कैटेगरीज में हम एनिमल्स को डिवाइड, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। अब जो सेम तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे कि कई तरह के डॉग जो हैं वो एक डॉग ही कहलाते हैं, जैसे कि बुल डॉग हो गया, अलग अलग तरह के डॉग्स होते हैं। सिंपल जो डॉग हमारे यहाँ फिरते हैं वो सारे के सारे डॉग्स हैं, उनकी अलग अलग
स्पीशी है, क्योंकि डॉग जो है वो एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनस, इसकी अलग अलग स्पीशी पाई जाती हैं, यानी टाइप अलग अलग पाई जाएंगी। टाइप का मतलब ये समझ लें स्पीशी, और डॉग जो है वो एक जीनस है जो कि एक हायर लेवल ऑफ टैक्सा है, या हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, या हायर लेवल ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरी या ग्रुप। ये एक ऊपर लेवल का ग्रुप है। तो ये सारी बातें ऐसी लिखी हुई है कि अगर आप डॉग्स के बारे में बात करेंगे तो आपको एक अलग ही पता लग जाएगा। आप डॉग, कोई अगर आपसे कहे कि डॉग के बारे में बात करेगा तो आपको दिमाग में डॉग ही आएगा, कैट नहीं आएगी, क्योंकि आप अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डॉग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, क्या क्या फीचर पाए जाते हैं, और कैट्स के अंदर क्या क्या फीचर पाए जाते हैं। जैसे अगर आप मैमल्स के बारे में बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि अगर मैमल्स के बारे में बात करेंगे तो आप खुद ही दिमाग में वो आएगा कि भाई मैमल्स का मतलब तो होता है कि उसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे। ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि मैमल्स कौन होते हैं, बर्ड्स कौन होते हैं, मतलब उनकी क्या क्या फीचर हैं। तो वो लिखा हुआ है आगे भी, और यहाँ भी लिख दिया उन्होंने आगे, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैमल्स क्या हैं। मैमल्स होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट होती हैं, जिससे वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, फीमेल जो होती हैं एनिमल्स में। और इनमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह बर्ड्स जो होती हैं उनमें कान जो होते तो हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते, वो इंटरनल होते हैं, उनमें पिन्ना नहीं होता। लेकिन हमारी बॉडी में कान जो है वो इस तरह से बाहर होता है, इस तरह से फेस के ये बाहर होता है कान। ईयर जो है एक्सटर्नल होते हैं। बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी पे। ये मैमल्स की करेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम मैमल के बारे में आपसे बात करेंगे तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हमारे एक्सटर्नल ईयर हैं और हमारी बॉडी पे हेयर्स भी होते हैं मैमल्स की। इसी तरह से अगर हम वीट के बारे में बात करें, वीट गेहूं का पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में गेहूं का ही प्लांट आएगा, ना कि चावल का, राइस का। तो ये बातें सिंपल सिंपल लिखी हुई हैं कि डॉग, कैट और मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल। यानी ये सारी बात इसलिए की इन्होंने अब तक कि आपको ये बता सके जो क्लासिफिकेशन है हमने उसमें कहा था कि कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड होने चाहिए। तो ये सारे उन कन्वीनियंट कैटेगरीज के एग्जाम्पल हैं, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट्स, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स। यानी कि हम इनको अलग अलग पहचानते हैं इनकी अलग अलग खूबियों की वजह से, इनमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता ज़रा सा भी। तो इसलिए ये सारे के सारे देखो कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिनको हम साइंटिफिक टर्म, जिनके लिए हम टैक्सा इस्तेमाल करते हैं। टैक्सा क्या है? टैक्सा का मतलब है साइंटिफिक टर्म जो हम कन्वीनियंट कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम बात करें, ये हो गया कि टैक्सा क्या है। टैक्सा है कन्वीनियंट कैटेगरीज, जो आसानी से समझ में आ जाए उसे हम टैक्सा कहते हैं। और एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स जो हैं अलग अलग लेवल के, ये जो है एनिमल, मैमल और डॉग, ये अलग अलग लेवल पे बता रहे हैं, अलग अलग लेवल पे टैक्सा को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हैं तो सारे टैक्सा, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं। लेवल का मतलब क्या है? जैसे सभी ऑर्गेनिज्म को हमने, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम में डिवाइड किया है, और वो किंगडम कितनी है? किंगडम 5, जिनमें से एक एनिमल किंगडम है। अब सारे, चाहे वो डॉग्स हों, कैट्स हों, इंसेक्ट हों, ये सारे एनिमल हैं। ये सारे, चाहे मैमल्स हों, चाहे डॉग्स हों, कैट्स हों, इंसेक्ट हों, बर्ड्स हों, फिशेज हों, सारे सारे एनिमल्स एनिमल किंगडम में आते हैं। प्लांट जो है वो एक अलग किंगडम है, लेकिन डॉग, ये सारे के सारे डॉग, कैट, मैमल्स, ये सारे के सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। अब एनिमल जो है, अब ये जो एनिमल किंगडम है इसके अंदर इन्हें और डिवाइड किया गया फाइलम में, फाइलम के बाद और डिवाइड किया गया क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, स्पीशी में। इस तरह से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम सेम लेवल पे बात करें तो सेम
लेवल पे जो टैक्सा हैं उसके एग्जाम्पल हैं प्लांट और एनिमल, क्योंकि वो दोनों किंगडम हैं। लेकिन अगर हम एक किंगडम लें, जैसे कि डॉग जो है वो एक जीनस है, एनिमल एक किंगडम है, मैमल्स जो है वो एक क्लास में आता है। तो क्लास अलग लेवल हो गया, जीनस अलग लेवल, किंगडम अलग लेवल। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये सब के सब हैं तो टैक्सा ही, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा को डिफरेंट लेवल पर। अब टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हम टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन से ही है। क्लासिफिकेशन को जिस तरह से कन्वीनियंट ग्रुप को हमने साइंटिफिक नेम टैक्सा दिया, इस तरह से क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमी है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में हम अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं।